आज का हमारा विषय है तनाव की प्रवणता में योगदान करने वाले कारक। इसका मतलब है कि आपको तनाव तो है ही, पर मतलब ये जो लेवल होगा, मतलब जो भी कारण हो, वो बहुत जल्दी ही आपको तनाव को प्रभावित करेगा। या फिर ये कह सकते हैं कि अधिक तनाव लेने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित की जा सकती है। जो तनाव के लिए प्रवण है, वह दूसरों की तुलना में तनाव का अनुभव करने का अधिक संभावना रखता है, जो तनाव की स्थिति में योगदान कर सकता है। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। इसी में एक पहला कारक है टाइप ए व्यक्तित्व। टाइप ए व्यक्तित्व के लोग जो हैं वो बहुत जल्दी मतलब तनाव को ले लेते हैं। ठीक है, यह उन कारकों में से एक हो सकता है जो किसी व्यक्ति को तनाव के लिए अधिक प्रवण बना सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने की जल्दी में होते हैं। इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अक्सर प्रतियोगिता पसंद करते हैं। वे अत्यधिक सतर्क होते हैं और पूर्णतावाद प्रदर्शित करते हैं। वे एक निश्चित समय सीमा के भीतर जितना संभव हो सकता है उससे अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के चिड़चिड़े होने की संभावना भी होती है। उनमें धैर्य की कमी होती है और वे जल्दी गुस्सा भी हो सकते हैं। टाइप ए व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं वो प्रतिष्ठा सुरक्षा हमेशा प्रतीत होते रहते हैं उसमें। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति लगातार स्वयं की दूसरों से तुलना करेंगे और स्वयं को अपनी नज़र में नीचा पाएंगे। वे अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। इनमें समय की तात्कालिकता भी दिखती है। ठीक है, इन्हें कम आत्मसम्मान अक्सर उन्हें समय के साथ चलने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति एक निश्चित अवधि के भीतर कई कार्य करना चाहते हैं। ये लोग अति आक्रामकता होते हैं, जो उनके दूसरों की संवेगा में अधिकारों को ध्यान में न रखने वाली हावी होने वाली व्यवहार के रूप में दिखता है। इनमें मुक्त विद्वेष भी होता है। ये दूसरों को नकारात्मक रूप में देखते हैं और इस प्रकार वे दूसरों पर भरोसा नहीं करते हैं। दूसरा कारक है जो कि तनाव प्रवणता में कारक होता है, वह है विद्वेष। ठीक है, विद्वेष एक ऐसे रवैये की विशेषता है जो आक्रामक व्यवहार के संदर्भ में संशय, क्रोध और उत्तेजना को प्रकट करने में संदेहजनक या निंदक है। इस तरह के विद्वेष का दीर्घकालिक प्रभाव नकारात्मक है, क्योंकि यह न केवल किसी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि किसी के सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है। विद्वेष और तनाव के बीच संबंध पाए गए हैं कि इस प्रकार के विद्वेष को एक ऐसे कारक के रूप में भी कहा जा सकता है जो व्यक्तियों को तनाव के प्रति अधिक प्रभावित कर सकता है। तीसरा कारक है पूर्णतावाद। पूर्णतावाद को उन अपेक्षाओं के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो एक व्यक्ति को स्वयं और दूसरों से या दोनों से हो सकती है, और ये अपेक्षाएं प्रकृति में मांगों से भरी होती हैं। जैसे कि जो कुछ भी मैं करूं उसे बखूबी करना चाहिए, मुझसे या दूसरों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से चीज़ों को किया जाना चाहिए उसका हमेशा एक सही तरीका है, अगर मैं चीज़ों को बखूबी नहीं करता तो मैं असफल हूँ, अगर मैं गलती करता हूँ तो मैं पूरी तरह से विफल हूँ, ऐसा हो सकता है। चौथा कारक है विलंबन। विलंब तनाव का कारण बन सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति विलंब करते हैं वे न केवल स्वयं को दोषी मानेंगे और निंदा करेंगे बल्कि बाहरी नतीजे भी भुगत सकते हैं, जैसे परीक्षा शुल्क समय पर भुगतान नहीं किया जाना। ठीक है, एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी होना। विलंब या तो भय से उत्पन्न होता है या आलस्य का परिणाम हो सकता है, जहां व्यक्तियों को प्रयास न करने या आराम की तलाश करने की आदत विकसित होती है। पांचवा कारक है अधिकांश विवशता या अधिगत निराशावाद। इसे विवश बनने की प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जब अक्सर उन घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बुरी घटनाओं की उत्पत्ति को व्यक्तिगत मान लेने की प्रवृत्ति, अस्थायी स्वरूप का भाग मान लेने की प्रवृत्ति और यह मान लेने की प्रवृत्ति कि बुरी घटनाएं सभी के जीवन के सभी भागों में व्यापक हैं के रूप में व्याख्या करने की प्रवृत्ति, और सकारात्मक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए भाग्य या अस्थायी बाहरी बलों को कारण मान लेने की प्रवृत्ति के रूप में निराशावाद को परिभाषित किया जा सकता है।
इसमें व्यक्तिकरण, एक व्यक्तिकरण का उदाहरण है, परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने को आंतरिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या बाहरी रूप से। अस्थायीपन, यदि उनके एक परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए हैं तो इसे या तो उस चीज़ के रूप में देखा जा सकता है जो हमेशा होगी, या सफलता के मार्ग में केवल एक घटना का बाधा के रूप में देखा जा सकता है। व्यापकता, मैंने एक विषय में कम अंक प्राप्त किए हैं लेकिन दूसरे विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए, या कम अंक प्राप्त करना अभी तक मेरे जीवन में एक और नकारात्मक घटना है। अब हम तनाव के मध्यस्थ कारक के बारे में बात करेंगे। मध्यस्थ कारक तनाव और संबंधित प्रतिक्रियाओं के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोटर एक महान वैज्ञानिक है, वो एक अवधारणा देते हैं नियंत्रण का अवस्थान, ठीक है। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास मौजूद विश्वास प्रणाली के रूप में इसे समझाया जा सकता है कि क्या उसके कार्यों के लिए उसको स्वयं उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या अन्य घटनाओं, वस्तुओं या लोगों को जो उसके नियंत्रण से बाहर है। इस प्रकार व्यक्ति या तो आंतरिक नियंत्रण उन्मुख या बाह्य नियंत्रण उन्मुख हो सकता है, ठीक है। नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति तनावपूर्ण स्थितियों को एक चुनौती के रूप में समझते हैं, न कि एक खतरे के रूप में, और इस तरह तनाव से बेहतर तरीके से निपटने की स्थिति में है। तनाव के मध्यस्थ कारकों में कुछ पॉइंट्स है, देखते हैं। पहला है दृढ़ता। दृढ़ता को प्रतिबद्धता और नियंत्रण की मजबूत भावना रखने वाली चुनौतियों के लिए एक समानता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सदृढ़ता व्यक्ति आशावादी होते हैं और वे एक तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। वे भी कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने में आनंद आता है। इस प्रकार अति दृढ़ व्यक्ति कम दृढ़ व्यक्तियों की तुलना में तनाव से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में होता है। दूसरा है सामाजिक समर्थन। यह तनाव के महत्वपूर्ण मध्यस्थों में से एक है। तनाव का अनुभव करने वाला व्यक्ति इससे बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम होगा यदि उसके पास पर्याप्त सामाजिक समर्थन है। सामाजिक समर्थन न केवल तनाव की प्रतिक्रिया को कम करता है बल्कि सामाजिक समर्थन प्राप्त करने वाले व्यक्ति तनाव के नकारात्मक प्रभावों का शिकार होने की संभावना कम होती है। अब आशावाद एवं निराशावाद की बात करते हैं। आशावादी व्यक्ति को तनाव से पर्याप्त रूप से निपटने में सक्षम पाया जाता है। वे तनाव के अनुभव से भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। आशावाद स्थिति स्थापन से संबंधित हो सकता है जो व्यक्तियों को तनावपूर्ण स्थितियों से वापस निकालने में सहायता करता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति निराशावादी हैं वे तनाव से प्रभावित हो सकते हैं और उनमें मनोवैज्ञानिक शारीरिक विकारों से विकसित होने की संभावना है। एक मुख्य कारणों में से एक जो देखा जाता है और होता भी है, लिंग और संस्कृति। लिंग और संस्कृति की भी तनाव के मध्यस्थ कारकों में के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बहुत हद तक सामाजिकीकरण लिंग के साथ साथ संस्कृति पर निर्भर हो सकता है, जो न केवल व्यक्तित्व बल्कि व्यक्तित्व के विश्वास और दृष्टिकोण पर भी प्रभाव डाल सकता है। व्यक्तित्व, विश्वासों और दृष्टिकोणों का प्रभाव किस पर भी पड़ सकता है कि व्यक्ति तनाव को कैसे समझता है और उससे सामना करता है। धन्यवाद।